नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर शंकर जोशी का सादर वंदे। गुलाम भारत के आसमान पे ठीक 113 साल पहले एक ध्रुव तारे का उदय हुआ था, भगत सिंह। इनकलाब का दूसरा नाम भगत सिंह, क्रांति का दूसरा नाम भगत सिंह। अखंड भारत में पंजाब प्रांत के लियाल कुल में बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह, माँ विद्यावती कौर और चाचा अजीत सिंह, जो अपने आप में क्रांतिकारी रहे थे। छोटी उम्र में ही भगत सिंह काफ़ी निर्भीक थे। जो बड़े बच्चे थे वो भी उनसे डरते थे। एक दिन चाचा अजीत सिंह के साथ खेत पे गए तो वहाँ पर पूछा भगत सिंह ने कि खेत में क्या कर रहे हो। अजीत सिंह ने कहा कि मैं बीज बो रहा हूँ, फसल उगेगी। भगत सिंह ने कहा कि बीज की जगह बंदूकें बोलो, बंदूकें उगेगी और हम अंग्रेजों से लड़ने के काम, वो बंदूकें अंग्रेजों से लड़ने के लिए काम आएगी। ये थे भगत सिंह। अजीत सिंह ने बचपन में देख लिया था कि बहुत निर्भीक है। भगत सिंह का लाहौर में पुश्तैनी मकान आज भी यथावत है, जिसे आप म्यूजियम में बदल गया है। ये वो घर था जहाँ इनका बचपन बीता, घर की दीवारों पे जिनका बचपन अंकित थे। वहाँ की गलियाँ जहाँ पर भगत सिंह के अपने सपनों की छाप आज भी है। एक प्रकार से भगत सिंह के घर में जो माहौल था देशभक्ति का, ऐसे वीर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। और भगत सिंह भी उनमें से एक था। भगत सिंह को प्रारंभ में जो शिक्षा मिली थी वो इसी प्रकार की थी। बढ़ चढ़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में उनके परिवार के लोग भाग लेते थे और बचपन से बहुत ही पास से भगत सिंह ने इन चीज़ों को देखा था। यदि कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर भगत सिंह की इस पुश्तैनी मकान में जाएंगे। भगत सिंह बचपन में 12 साल की उम्र में भगत सिंह के मनोमस्तिष्क पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो था जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 स्वर्ण मंदिर के समीप जहाँ हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे। अंग्रेज जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला ली। अधिकृत आंकड़ों के हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। खून से सना हुआ वो जलियांवाला बाग रह रहकर भगत सिंह को आवाज देकर बुला रहा था और 20 किलोमीटर दूर से भगत सिंह पैदल चल के गए। और उस जगह पर वो जब जाके उन्होंने देखा, उस हादसे को देखा, उस वहाँ पड़ी हुई लाशों को देखा, रक्त रंजित लाशों को देखा, तो खून से सनी मिट्टी को उसने उठाया और धीमे कदमों से वापस अपने घर की तरफ लौट चला। कहीं न कहीं वो जलियांवाला बाग उनके दिलो दिमाग पर हमेशा कायम रहा। जलियांवाला बाग में आज भी वहाँ की दीवारें, उसके अंदर धसी गोलियाँ, उन गोलियों के निशान अपने आप में उस हादसे की पूरी कहानी बता जाते हैं। और जलियांवाला बाग ने एक प्रकार से भारतीय इतिहास के स्वाधीनता संग्राम को एक नया मोड़ दे दिया था। फिर एक दौर शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन का। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने देश की जनता से अपील की कि जो बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते वो विद्यालय छोड़ दें, सरकारी वकील वकालत छोड़ दें, अध्यापक पढ़ाना छोड़ दें, जितने भी जो सरकारी विभागों में काम करने वाले छोड़ दें। उसका इतना गहरा व्यापक प्रभाव भगत सिंह पे पड़ा कि उन्होंने अपनी किताबें, जो कि कहीं की अंग्रेजी शिक्षा देती थी, उन किताबों तक को उन्होंने जला दिया था। और बढ़ चढ़कर वो असहयोग आंदोलन में वो भाग लेने लगे थे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, रैलियां निकालना, मसाल जुलूस निकालना। इसमें 13 साल की उम्र रही होगी भगत सिंह की उस समय। और फिर अचानक उस असहयोग आंदोलन के दौरान एक घटना घटती है। घटना ये होती है कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा जगह पर शांतिपूर्वक जुलूस पर जब पुलिस प्रहार करती है तो पुलिस हिंसक रूप धारण कर लेती है। एक थानेदार, 21 सिपाहियों की मौत हो जाती है और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को नहीं रोक देते हैं। वो आंदोलन चलता तो शायद हम 1 साल में आज़ाद हो जाते हैं। और उससे भगत सिंह काफी खपा हो गए, गुस्सा हो गए। गांधी के प्रति सम्मान कम नहीं हुआ पर बहुत गुस्सा हो गए। अब
बात करेंगे कि धीरे धीरे घटनाएं भगत सिंह के जीवन में मोड़ ले रही थी। साइमन कमीशन, अंग्रेजों ने साइमन कमीशन नियुक्त किया था ये देखने के लिए 7 सदस्यों की एक अंग्रेजों की टीम की क्या भारत को किस प्रकार से संवैधानिक अधिकार किया जाए। उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध था, क्योंकि कोई भारी व्यक्ति देश की स्थिति को कैसे समझ सकता है। तब साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय, जिनके साथ भगत सिंह राजगुरु भी थे, उनके साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो सैंडर्स, उस व्यक्ति ने लाला लाजपत राय के ऊपर निर्मम प्रहार किया। कुछ दिनों के बाद उस प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई और मरने के पहले लाला लाजपत राय कह के गए कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और उसी समय उन्होंने तय किया, भगत सिंह ने, कि सैंडर्स को मारना होगा। उन्होंने योजना बनाई, सैंडर्स को मारने निकले। बस किसी कारणवश सैंडर्स बच गया, परंतु स्कॉट, जो कि सैंडर्स का साथी था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उन्हें लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था और अपने ही एक जयचंद गद्दारी की वजह से उनके ऊपर मुकदमा चला। जब वह जेल में थे तब उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, क्योंकि भगत सिंह ने देखा कि उनके साथ वहाँ पर दोगला व्यवहार किया जा रहा था। आज जो दूसरे अंग्रेज कैदी थे उन्हें अच्छा खाना, अच्छी किताबें मिल रहा था, जबकि भारत के जो राजनीतिक कैदी थे उनको खाने के लिए उनकी रसोइयों में कॉकरोच और चूहे थे, पढ़ने के लिए अखबार नहीं, रहने के लिए ढंग से जगह नहीं। इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। और ये भूख हड़ताल आप आश्चर्य करोगे कि विश्व इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़ताल में से एक थी। इस भूख हड़ताल में जो पहले शहीद हुए जतीन्द्र दास, जो सबसे पहले जतीन्द्र नाथ, जिन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद इन्होंने दम तोड़ दिया। सभी क्रांतिकारियों का वजन काफी कम हो चुका था और जैसे जतीन्द्र नाथ की मौत हुई, शहीद हुए, भूख हड़ताल के बाद पूरे देश में उनके खिलाफ माहौल बनने लगा। 116 दिन के बाद सभी उनकी मांगों को मानने के बाद भगत सिंह ने भूख हड़ताल तोड़ी। अब हम बात करते हैं वो अंतिम दिन। ये अंतिम दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जीवन का अंतिम दिन शायद काफी कुछ कह जाएगा। भारतीय इतिहास में संवेदनाओं का महाकाव्य बन के उभरेगा। जब ये तय हो गया था कि भगत सिंह को फांसी दी जाएगी, पर वो एक दिन पहले ही उनको फांसी दे दी गई थी। जब ये बात पता चली, जो नाई बरकत था, उन कैदियों ने सब उनकी जेल का जो नाई था बरकत, उसे कहा कि भगत सिंह की जितनी भी चीजें, पेन है, जूते हैं, कपड़े हैं, एक एक करके हमारे बीच में बांट दें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि ऐसा भी एक वीर पैदा हुआ था। जब वार्डन ने कहा कि उन्हें सुबह फांसी नहीं होगी, उन्हें 23 तारीख की शाम को उन्हें जब फांसी दे दी जाएगी, उस समय भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस किताब का ये अंतिम अध्याय तो पूरा कर दूं। जो वहाँ के जो वार्डन थे वो भगत सिंह के प्रति काफ़ी सहयोगी थे। वो प्रतिदिन उन्हें कोई न कोई किताबें ला के देते थे। जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और शाम का समय लगभग 7 बजे के आसपास उन्हें अपनी कोठरियों से निकाला गया, उन्हें अंतिम स्नान कराया गया, उन्हें काले कपड़े पहनाए गए और वहाँ से जब तीनों को अपनी अपनी कोठरियों से निकाला गया, जब कैदी अपनी अपनी कोठरियों में जो बंद थे, उन्हें कुछ अनहोनी की उन्हें आशा थी। उन्हें पता था कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ दबे हुए कदमों को उन्होंने सुना। उसके पीछे सिपाहियों के बूटों की आवाज़ जब उन्होंने सुनी, तब उन्हें पता चल गया कि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। जब भगत सिंह की अंतिम इच्छा पूछी गई
जब जेलर ने कहा कि तुम बच सकते थे, तुमने अपना बचाव क्यों नहीं किया, तुम माफ़ी मांग सकते थे, तो भगत सिंह ने एक बात कही, यदि मैं बच भी जाता तो शायद मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, पर मेरी मौत के बाद हर घर में एक भगत सिंह पैदा होगा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संदेश कहलवाया, उन्हें धन्यवाद कहलवाया, क्योंकि उन्होंने इस मामले में उनकी कानूनी मदद की थी। अब धीरे धीरे फांसी का समय बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा था। एक जल्लाद, मसीह जल्लाद, जिसे लाहौर से बुलाया गया था, और उस जल्लाद का काम था इन तीनों को फांसी पे चढ़ाना। धीरे धीरे जब समय नज़दीक आ रहा था, एक बेचैनी हवा में चारों तरफ फैल चुकी थी। कैदियों के बीच में सन्नाटा था और जेल के बाहर भीड़ का हुजूम उमड़ रहा था। हालांकि उनको ये पता था कि अगले दिन फांसी होने वाली है, और उसी भीड़ से, किसी अनहोनी से बचने के लिए उन्हें शाम को फांसी दे दी गई। जब फांसी का समय बिल्कुल नज़दीक आया, तब उन्हें अपनी अपनी बैरकों से जब निकाला गया, और जब वह अपनी बैरकों से निकल कर जा रहे थे, तो उनका जो प्रसिद्ध गाना है, जिस गाने में कि कभी वो दिन भी आएगा जब आज़ाद होंगे हम, ये ज़मीं अपनी होगी, अपना आसमां होगा, इस गीत को गुनगुनाते हुए वो उस कोठियों के सामने से जब गुजरने लगे, उनका प्रसिद्ध गाना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने अब बाजुए कातिल में है। इन देशभक्ति के गीतों को गाते हुए जब उन बरामदों से गुजर रहे थे, काल कोठियों के, उस समय जितने भी कैदी थे वो एक सुर में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे थे। धीरे धीरे तीनों का कारवां आगे बढ़ता जा रहा था। चेहरे पे कहीं कोई सिकन नहीं, लबों पे देशभक्ति के तराने, मन में कोई डर नहीं। जैसे कि फांसी के फंदे की तरफ नहीं, जैसे अपनी नियति की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। फांसीगर की तरफ जाते हुए अंधेरा और भी गहराता जा रहा था, परंतु भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक नया सूरज अब उदय होने वाला था। जब तीनों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, तब भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि जिस दिन फांसी के फंदे को चूमेगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएगा। सबसे पहले सुखदेव ने फांसी लेने की इच्छा व्यक्त की। उनके गले में फंदा डालने के पहले तीनों ऊंची आवाज में इनकलाब जिंदाबाद के वो नारे लगा रहे थे। धीरे धीरे तीनों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया, और पीछे से जल्लाद ने एक एक करके लात से जो पैरों के नीचे जो पटिया था उसे खिसका दिया। कुछ मिनटों तक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के ऊपर झूलते रहे। जब उन्हें वहाँ से नीचे उतारा गया, तो जब एक जेलर को पहचान करने के लिए कहा, तो वो जेलर फांसी से इस कदर एबनॉर्मल हो चुका था, उसने पहचान करने से मना कर दिया, तो उसे उसी समय सस्पेंड कर दिया गया। अब इनकी पार्थिव देह को, पहले तो ये था कि उसी जेल में उन्हें जलाया जाएगा, पर मन में ये डर था कि जेल में यदि जलाया गया और धुआं उठता देखा, तो जो बाहर है वो भीड़ है वो अनियंत्रित हो जाएगी। इसलिए जेल की पिछली दीवार को तोड़ दिया गया, और वहीं से उस शव के टुकड़े टुकड़े करके बोरों में भर के, पहले ये था कि रावी के तट पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा, परंतु रावी नदी में उस समय पानी कम था। सतलज नदी में इसके पास इनका दाह संस्कार कर दिया गया। जैसे ही लोगों को पता चला, तो वो दौड़ के वहाँ पहुँचे। उनको आता हुआ देखकर ब्रिटिश सैनिक वहाँ से भाग गए। लोग पूरी रात भर अधूरे पड़े हुए उन शवों को, अधजले पड़े हुए शवों की चौकीदारी करते रहे। अगले दिन विधि विधान पूर्वक उनका दाह संस्कार किया गया, और इस प्रकार से भारतीय गुलाम भारत के आसमान में 3 ध्रुव तारे एक साथ चमके थे।
और 20-22 साल की उम्र में अपने सभी सपनों को मारते हुए इस देश के लिए मर गए। ऐसे अनगिनत वीरों की इस असीम बलिदान की वजह से हमें जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी की कदर हम समझें। जब तक हम उस बलिदानों का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक वो आज़ादी हमारे लिए अधूरी रहेगी। जो विरासत में हमें मिला है, उसकी शान में हम बढ़ोतरी करें। जय हिंद, जय भारत।